ये है हमारा क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, पहला चैप्टर था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सेकंड है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। इसमें हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म क्या है और इसकी ग्रोथ कैसे हुई, इसके कॉजेज़ क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं नेशनलिज्म क्या है। नेशनलिज्म एक फीलिंग्स है जो लोगों के अंदर आई थी कि हमें क्या करना है, हमें फॉरेन जो रूल कर रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ इंडिया में रूल कर रहे हैं, उन्हें हटाना है। ठीक है, हमें हमारे कंट्री में रूल किसका होना चाहिए, हमारा रूल होना चाहिए। इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनका रूल होना चाहिए, फॉरेनर्स यहाँ पर रूल ना करें। हमें क्या होना है, हमें इंडिपेंडेंट होना है। और ये मोटिवेशन कहाँ से मिली, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से। जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई 1857 में, तब तो क्या हो गया था, ये वॉर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या फेल हो गया था। लेकिन उसके बाद जब लोग ने जाना कि हाँ इंडिपेंडेंस के लिए लोगों ने लड़ा है, हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी लड़ना है। ठीक है, अगर हम इन्हीं के अंडर में काम करते रहेंगे तो हमें क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स बहुत परेशान करेंगे और हम इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। तो लोगों के अंदर ये फीलिंग्स आई कि हमें क्या करना है, हमें ब्रिटिशर्स को हटाना है। जो भी फॉरेनर्स रूल कर रहे हैं हमारे कंट्री में, उन्हें हटाना है। और हमारे जो इंडिया में, हमारे कंट्री में सिर्फ रूल किसका होगा, हमारे ही इंडिया के लोगों का। ठीक है, यही क्या है, नेशनलिज्म है। समझ में आया। नेशनलिज्म अ मोटिवेटिंग फोर्स बिहाइंड द कंट्रीज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन रूल। ये क्या है, ये स्ट्रगल है कंट्रियों के लिए कि हमें इंडिपेंडेंस होना है, इंडिपेंडेंट होना है किनसे, फॉरेनर रूल से। ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी। नेशनलिज्म कब से राइज हुआ, 19th सेंचुरी से। मतलब 19th सेंचुरी में लोग सोचने लगे कि हमें क्या करना है, हमें फॉरेनर्स को हटाना है, हमें यहाँ पर रूल करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत लोगों ने इस पर, अब सब लोग क्या हुए, इस पर जागरूक हुए, अवेक हुए, मीन्स सब जागे कि हाँ हमें ये चीज़ें करना है, हमें अपने कंट्री के लिए लड़ना है। जैसे पहले लड़े हैं, कोई बात नहीं, अगर हम फेल हो गए तो हमें अब लड़ना है और हमें अब इस इंडिपेंडेंस को चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, ये नेशनलिज्म है, इसे नोट करिए। ये नेशनलिज्म क्या है, ये है। फिर हम देखते हैं इसके कॉजेज़ क्या हैं। देखते हैं नेशनलिज्म का, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म का इंडिया में कॉजेज़ क्या हैं, ये क्यों ग्रोथ हुआ, उसे देखते हैं। पहला है इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसकी वजह से इफेक्ट पड़ा, वही कॉजेज है जिससे क्या हुआ, नेशनलिज्म ग्रोथ हुआ। ठीक है, पहला है डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल सेल्फ इकोनॉमी एंड इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, ब्रिटिशर्स ने जितने भी लोकल, मतलब जो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह थे, या जो पोइट्री है, वो पॉट्स बना रहे हैं, ठीक है, कुछ वेपन्स बना रहे हैं, ये सब चीज़ों का काम, और जो कॉटन से कपड़े बना रहे हैं, धागे बना रहे हैं, मतलब जो हैंड के थ्रू जो भी वर्क हो रहा था, वो सब चीज़ों को ब्रिटिश ने बंद कर दिया। ब्रिटिशर्स ने जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स थे, मीन्स जितने भी हाथ से बनाने वाले गुड्स बनाए जाते थे, उसे बंद कर दिए और क्या बना दिए, उसकी जगह पर इंडस्ट्रीज़ ला दिए। क्या कर दिए, इंडस्ट्रीज़ ला दिए। अब क्या हुआ कि जो हाथ से लोग बना रहे थे, उसे वो जो लोग बना रहे थे वो लोग बेच रहे थे, और उनके पास पैसा जा रहा था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने उसे बंद करके इंडस्ट्री लगा दी वहाँ पर, तो इंडस्ट्री में क्या किए, लोगों को रखे, उनसे काम करवाए, पूरी पेमेंट नहीं दे रहे थे उन्हें, जितना उन्हें काम का मिलना चाहिए था पैसा, उतना पैसा उन्हें दे नहीं रहे थे। और ज़्यादातर
ब्रिटिशर्स का उसमें जो भी कंपनी या इंडस्ट्रीज बन रही है उसको देख कौन रहा है, वो कंपनी किसके अंडर में है, ब्रिटिशर्स के अंडर में। तो जैसे वो काम कराना चाहते थे वैसे कराते थे, अपने से वो लोग सामान बेच नहीं सकते थे, ठीक है, सारा काम बस करवाते थे। इंडिया के जो लोग थे उनसे सिर्फ काम करवाते थे और सैलरी भी पूरी नहीं दिए, ठीक है। इससे लोग क्या हुए, इससे हुआ कि हमें क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर हम ब्रिटिशर्स के अंडर में काम करते रहेंगे तो हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा, ठीक है। समझ में आया। ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, जितने भी लोकल सेल्फ इकोनॉमी थी, मीन्स जितनी लोकली चीज़ें थी जिससे लोग कमा लेते थे उसको सब चीज़ें बंद कर दिए और इंडस्ट्रीज ला दिए और ट्रेडिंग मीन्स एक जगह से दूसरी जगह कोई भी सामान इंडस्ट्री बना करके फिर उसको दूसरी कंट्रियों में बेच रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन लार्ज स्केल इन ब्रिटेन एंड यूरोप। इंडिया में इंडस्ट्रीज बनाए लेकिन लार्ज स्केल में नहीं, मीन्स बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं बनाए। अगर बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज बनाए होते उससे काफ़ी लोगों को उसमें काम मिलता, सैलरी भी मतलब उन्हें पूरी देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया, मतलब ज़्यादातर इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल में, वो कहाँ पर ओपन किए, ब्रिटेन में और यूरोप में, ठीक है। यूरोपियन नेशन है वहाँ पर, ब्रिटेन में, इन जगहों पर बहुत लार्ज स्केल में इंडस्ट्रियलाइजेशन किए, ठीक है। मीन्स इंडस्ट्रीज़, हर तरह की इंडस्ट्रीज़, कॉटन मिल की अलग है, वेपन्स बनाने की अलग, जो आयरन, ये सब चीज़ें, तो ये सब हर तरह की इंडस्ट्रीज़ और काफ़ी लार्ज इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर बनवाए, ब्रिटेन में और यूरोप में। इंडिया में ऐसी इंडस्ट्रीज़ नहीं बनवाए। इससे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। ब्रिटिश जब लोकल सेल्फ इकोनॉमी हटा दिए, इंडस्ट्रीज ला दिए, इससे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। मीन्स सब लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। पहले अपने से बना लेते थे गुड्स को, अपने से सामान बनाते थे और बेचते थे, ठीक है। वो सब चीज़ों को बंद कर दिए, उससे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, लोगों के पास कमाई का कोई रास्ता नहीं था। और प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, एग्रीकल्चर करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए प्रेशराइज करने लगे, ठीक है। जितने भी पीजेंट्स थे, मीन्स जितने भी किसान थे, फार्मर्स थे, उन्हें क्या करना, उन्हें फोर्स करने लगे कि तुम्हें क्या करना है, एग्रीकल्चर करना है, ठीक है। ज़बरदस्ती लोगों से कहने लगे कि तुम्हें क्या करना है, एग्रीकल्चर करना है, ठीक है। समझ में आया। फिर देखते इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पर क्या इफेक्ट पड़ा, टैक्सेस एंड लैंड रेवेन्यू हाई, टैक्स बढ़ा दिए। जैसे कोई भी लैंड है उसमें कितनी पैदावार हो रही है, उसमें कितनी क्रॉप्स उग रही है, उससे वो टैक्स लेते थे। उनसे ये मतलब नहीं था कि उस लैंड में क्रॉप हो रही है या नहीं हो रही है, ग्रेन्स हो रहे हैं या नहीं, उन्हें सिर्फ क्या चाहिए, टैक्स चाहिए, ठीक है। ये और ये तो कैश उसका क्रॉप्स का हो गया, जो ग्रेन्स हुआ उसका टैक्स हो गया। और लैंड रिवेन्यू लेते थे। लैंड रिवेन्यू मीन्स जिस लैंड में वो फार्मिंग करते थे, जिस लैंड में, उसका एक तरह से जैसे किराया कहते हैं, तो उसे भी इंक्रीज कर दिए थे, ठीक है। क्योंकि जितनी भी लैंड थी वो सब चीज़ें किसके अंडर में थी, ब्रिटिशर्स के अंडर में थी। इस वजह से वो लैंड देते थे फार्मर्स को कि इसी में क्या करना है, तुम्हें फार्मिंग करना है, और उस लैंड से ये रेवेन्यू बहुत बढ़ा दिए थे। मीन्स जो जैसे किराया होता है लैंड का, तो वैसा ही था लैंड रेवेन्यू, और उसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे, टैक्सेस भी बढ़ा दिए थे, ठीक है। और क्रिएटेड अ ग्रुप ऑफ मनी लैंडर्स, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक ग्रुप बना दिया, किसका, मनी लैंडर्स का। मनी लैंडर्स क्या करते थे, ये लैंड को फार्मर्स को देते थे और उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, ठीक है। कौन, मनी लेंडर्स। कई लोगों का एक ग्रुप बना दिए, किसका, मनी लेंडर्स, ठीक है। ये क्या है, इसमें वो क्या करते थे, लैंड दिए कि इसमें तुम फार्मिंग करो और फिर इससे हमें लैंड रेवेन्यू दो और टैक्स पे करो, ठीक है। फिर है कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स।
कैश क्रॉप को उगाने के लिए ज़्यादा फोर्स करने लगे। क्यों? क्योंकि कैश क्रॉप्स क्या, ब्रिटिशर्स उसको बेच देंगे, उससे इनकी कमाई हो जाएगी। लेकिन अगर जैसे वो ग्रेन्स ग्रो कर रहे हैं, गेहूं है, चावल है, ये सब चीज़ें, तो उतनी ज़्यादा उनकी कमाई नहीं हो पाएगी ब्रिटिशर्स की। इस वजह से फोर्स किए किस चीज़ के लिए, कैश क्रॉप के लिए। कैश क्रॉप में है जैसे टी, कॉफ़ी, रबर, ये सब चीज़ें किस में आ रही हैं, कैश क्रॉप में आ रही हैं। और इन सब चीज़ों को उगाने के लिए ये लोग फोर्स करने लगे। ठीक है, ब्रिटिशर्स किन से, फार्मर से, जो इंडिया के लोग थे, पीजेंट्स थे, उनसे। ठीक है, उन्हें ये चिंता नहीं थी, मतलब अगर इंडियंस हैं मतलब अपनी लैंड में, तो वो अपने खाने के लिए भी सोचेंगे। जो फार्मर्स हैं कि हमें क्या करना है, गेहूं उगाना है, चावल उगाना है। लेकिन इन्होंने बंद कर दिया और क्या, सिर्फ कैश क्रॉप को कल्टीवेशन के लिए फोर्स करने लगे। समझ में आया? इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में क्या इफेक्ट पड़ा? डिस्ट्रॉयड इंडियन इंडस्ट्रीज। जितनी भी इंडिया में इंडस्ट्रीज थी उसे क्या कर दिए, उसे बंद कर दिए। जितनी भी इंडिया में इंडस्ट्रीज बनाई गई थी उस सबको क्या कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए। हैवी ड्यूटीज ऑन गुड्स इंपोर्टेड इन इंग्लैंड फ्रॉम इंडिया। कोई भी गुड्स अगर इंडिया से इंग्लैंड में जा रहा है, ठीक है, कोई भी गुड्स को इंडिया से इंग्लैंड में लिया जा रहा है, तो उस पर भी हैवी ड्यूटीज़ लगाते थे। मीन्स जैसे टैक्स लगता है, सेम वैसे ही हैवी ड्यूटीज़ मीन्स काफ़ी ज़्यादा पैसे लेते थे अपने कंट्री में इंडिया का सामान लेने के लिए। इंडियंस क्या करते थे, गुड्स को जो बनाए और फिर उस गुड्स को वहाँ भेज रहे हैं इंग्लैंड में बेचने के लिए, तो उससे भी क्या करते थे, पैसे लिया जाता था। ठीक है, चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन ड्यूटी फ्री। फिर क्या कर दिए, चीप मशीन मेड गुड्स। अब जो मशीन है वो कैसे सामान बना रही हैं, बहुत सस्ते बना रही हैं। तो फिर क्या कर दिया कि जब इंडिया में सामान आ रहा था, ब्रिटेन से जब इंडिया में सामान लाया जा रहा था बेचने के लिए, तब इंडियन से पैसे नहीं लिए जाते थे। ठीक है, ड्यूटी फ्री कर दिया गया था। मतलब जैसे ब्रिटेन से इंडिया में सामान आ रहा है, ठीक है, तो वो इसलिए नहीं लेते थे, ड्यूटी फ्री इसलिए कर दिए थे क्योंकि अगर हम इंडियन से ही, मतलब इंडिया में ही हमें सामान बेचना है, इंडिया के लोगों को ही हमें सामान बेचना है, तो अगर हम ज़्यादा इनसे पैसे लेंगे सामान को सिर्फ यहाँ पर बेचने के लिए, तो लोग इंडिया के सामान को खरीदेंगे नहीं। इस वजह से ड्यूटी फ्री कर दिए थे। ठीक है, कि हम इंडिया के लोगों से पैसे नहीं लेंगे और फ्री में ये सारे सामान को इंडिया में इंटर कर देंगे, फिर जो रेट है उस रेट से यहाँ पर बेचेंगे। ठीक है, फिर है ड्रेनिंग ऑफ रिसोर्सेज। ड्रेनिंग ऑफ रिसोर्सेज मीन्स रिसोर्स को, जो भी रिसोर्सेज थे जैसे कॉटन है, आयरन है, या जो भी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती थी, उन सब चीज़ों को क्या किए, यहाँ से रॉ मटेरियल के फॉर्म में इंडिया से ले गए और इंग्लैंड में, ब्रिटेन में उसको इंडस्ट्रीज़ में रखे, इंडस्ट्रीज़ में उसको एक नए गुड्स के फॉर्म में बना दिए और फिर इसको वापस से इंडिया में बेचें और दूसरी कंट्रियों में उस गुड्स को बेचे हैं। ठीक है, चीप रॉ कॉटन टू टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड। हमारे इंडिया से कॉटन को खरीदते थे क्योंकि इंडिया में कॉटन बहुत ज़्यादा होता था, तो कॉटन को खरीदते थे बहुत ही चीप रेट में, मतलब बहुत सस्ते रेट में, बहुत सस्ते में कॉटन को खरीदते थे। इंग्लैंड भेज दिए, ब्रिटेन भेज दिए, इंग्लैंड भेज दिए, वहाँ पर कॉटन से जो भी टेक्सटाइल, मतलब जो भी सामान बनते थे उन सबको बनाए और फिर वापस से इंडिया में बेचे। उसी गुड्स को जो हमारे यहाँ से रॉ कॉटन ले गए थे उसको बनाए और फिर इंडिया में जब बेचे तो उसको और हाईली कॉस्ट में बेचे। ठीक है, मीन्स महंगे दामों में उन सामानों को बेचे और दूसरी कंट्रियों में भी सामान को बेचे हैं। ठीक है,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉटन मिल ऑफ लैंचाइजियर। लैंचाइजियर ये एक जगह का नाम है, यहाँ पर एक कॉटन मिल थी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉटन मिल थी इंग्लैंड की। ठीक है, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट कॉटन मिल थी कहाँ की? लैंकेशियर की। कहाँ पर? इंग्लैंड में। ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ बाय दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, कि इंडिया में जो भी ये चीज़ें ले जा रहे हैं, ये जो कॉटन्स को लिया जा रहा है, रिसोर्सेज को लिया जा रहा है, ये क्या है? ड्रेन ऑफ वेल्थ। मतलब हमारी जितनी भी वेल्थ है, हमारी वेल्थ क्या है? कॉटन। जितने रिसोर्सेज हैं उसे हमें सस्ते दामों में लिया जा रहा है। अगर हम उसी को जितना रेट में वो गुड्स बेच रहे हैं उस रेट से अगर हम बेचें तो हम पास क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा पैसे होंगे। उसी से, उस कॉटन से या जितने भी रिसोर्सेज हैं उससे अगर हम सामान बनाते हैं, फिर उस सामान को दूसरे देशों में बेचते हैं, इससे क्या होगा? हमारे पास बहुत पैसे होंगे। लेकिन जो ड्रेन हुआ रिसोर्सेज का, इसका मतलब है कि ड्रेन किसका हो रहा है? वेल्थ का हो रहा है, हमारे पैसों का हो रहा है। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये किसने कहा है? दादा भाई नौरोजी ने कहा है। इनकी एक बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने कहा है, दादा भाई नौरोजी ने, किस चीज़ को? ड्रेनिंग ऑफ रिसोर्सेज को ड्रेन ऑफ वेल्थ। समझ में आया? और क्या हुआ? यहाँ पर क्या करते थे कि जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, वो क्या किए कि सामान को या किसी भी चीज़ में कोई जॉब है, ठीक है, कोई जॉब है, तो ज़्यादातर वो लोग जॉब करते थे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने कंपनी मान लो खोल दी, ठीक है, या कोई इंडस्ट्रीज बना दी, तो उसमें जॉब कौन करेगा? सिर्फ ब्रिटिशर्स ही करते थे। ठीक है, अगर इंडियंस उसमें करते भी थे जॉब तो उन्हें बहुत ही कम पैसे दिए जाते थे। ठीक है, जो भी चीज़ें थी पैसों, मतलब पैसा कमाने से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, जॉब है या आर्मी में, किसी भी चीज़ में, तो सब में कौन थे? ब्रिटिश ही थे। ठीक है, और इंडियंस अगर हैं उसमें, मान लीजिए अगर हैं, तो ना तो उनका किसी चीज़ में प्रमोशन होता था और ना ही उन्हें पूरी सैलरी दी जाती थी जितना ब्रिटिशर्स को मिलती थी। ठीक है, तो ऐसा रूल था किसका? ब्रिटिशर्स का। समझ में आया? और बहुत सी चीज़ें, जो चीज़ें इंडिया में खरीदी जा सकती थी उसे इंग्लैंड में खरीद रहे हैं, जो चीज़ें हम इंडिया में खरीद सकते थे उसे इंग्लैंड से खरीद रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश का है इफेक्ट ऑन मिडिल क्लास। मिडिल क्लास पे क्या इफेक्ट पड़ा इकोनॉमी से? मॉडर्न एजुकेशन एंड इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट जॉब्स। मिडिल क्लास के लोग कैसे थे? तो मॉडर्न एजुकेशन थी उनके पास, एजुकेटेड पर्सन थे, और उन्हें किन चीज़ में इंटरेस्ट था? गवर्नमेंट जॉब में। जो भी गवर्नमेंट जॉब्स है उस पर इनका इंटरेस्ट था कि हमें क्या करना है। हम मतलब पढ़े लिखे लोग थे, मिडिल क्लास के लोग थे, उन्हें मॉडर्न एजुकेशन भी थी उनके पास, और वो ये चाहते थे कि हम गवर्नमेंट जॉब करें। लेकिन ब्रिटिशर्स इंडिया के लोगों को जॉब करने नहीं देते थे। जो वेल पेड जॉब्स थी, जिन जॉब्स में अच्छे पैसे हैं, सिर्फ वो जॉब को कौन करते थे? सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही अलाउ था कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ही ये जॉब को कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये पहला है इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। सेकंड है, सेकंड कॉज, रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज ड्यूरिंग टाइम ऑफ लॉर्ड लाइटन वायसरॉय। कुछ पॉलिसी बनाई गई, कुछ ऐसी चीज़ें बनाई गई जिससे लोग क्या हुए? ऐसी पॉलिसी बनाई गई कि जिससे इंडिया के लोगों को दबाया जा सके। ठीक है, जितने लोग नेशनलिज्म ग्रोथ कर रहे हैं, मीन्स ये चाह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएं, फॉरेन रूल यहाँ से ख़त्म हो जाए, तो उन सब लोगों को दबाने के लिए कुछ पॉलिसी बनाई गई। जैसे, और उस टाइम पे
वायसरॉय कौन था? लॉर्ड लाइटन। ठीक है, लॉर्ड लाइटन वायसरॉय थे, जिन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड रॉयल टाइटल्स एक्ट। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, कौन सा? रॉयल टाइटल्स एक्ट। इस एक्ट में इन्होंने क्या कहा? क्वीन विक्टोरिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ केसर हिंद और एम्परर ऑफ इंडिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कौन सा एक्ट पास किया? रॉयल टाइटल्स एक्ट। ठीक है, इस एक्ट में इन्होंने कहा कि क्वीन विक्टोरिया को क्या कहा गया है? केसर हिंद। क्वीन विक्टोरिया को टाइटल दिया गया क्या? केसर हिंद। और एम्परर ऑफ इंडिया मीन्स कि जो क्वीन विक्टोरिया है वो क्या है? महारानी है इंडिया की। इंडिया की महारानी है कौन? क्वीन विक्टोरिया। ये टाइटल दिया गया, ठीक है, किस एक्ट में? रॉयल टाइटल्स एक्ट में। समझ में आया? फिर है, और ये कहाँ पर? दिल्ली दरबार ऑन 1 जनवरी 1877। 1877 में 1 जनवरी 1877 में इस एक्ट को पास किया गया। ठीक है, कहाँ पर? दिल्ली में, दिल्ली दरबार में। मीन्स एक हॉल है जहाँ पर पूरा पार्लियामेंट जैसे बनाया गया कि वहाँ पर इस एक्ट को पास किया जाएगा। सेवर फेमाइन ऑन, और लॉर्ड लाइटन ने इस एक्ट को पास करने के लिए इस दरबार में, जब इस दरबार को बनाया जा रहा था, सजाया जा रहा था कि यहाँ पर ये एक्ट यहाँ पर पास होने जा रहा है, ब्रिटिशर्स के पार्लियामेंट जैसे बनाया जा रहा है, तब क्या हुआ कि बहुत से लोग, मिलियंस ऑफ इंडियंस क्या हुए? इनकी डेथ हुई इस सेवर फेमाइन में। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस अकाल जैसा पड़ गया था जिससे मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हो गई थी, इंडियंस की। समझ में आ रहा है? और इस दरबार के लिए लॉर्ड लाइटन ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया था। समझ में आया? इसे नोट करिए। हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। पहले हम क्या देखें? लॉर्ड लाइटन ने कौन सा एक्ट पास किया? रॉयल टाइटल्स एक्ट। इसमें क्वीन विक्टोरिया को क्या कह दिए? केसर हिंद, एम्परर ऑफ इंडिया। जब ऐसा कहा जा रहा था तब बहुत ज़्यादा इंडिया के जो लोग थे, उस टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा था, फेमाइन पड़ा था, जिससे मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हो गई थी। ठीक है, इंडिया के लोगों की डेथ हो गई थी, लेकिन लॉर्ड लाइटन ने उस पर पैसे नहीं खर्च किए। और पैसा किस पर खर्च किया? दरबार को बनाने में। दिल्ली में जो दरबार बनाया जा रहा था कि यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट से ये एक्ट पास किया जाएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किया था। लेकिन इंडिया के लोग जब प्रॉब्लम में थे, जिससे मिलियन ऑफ लोगों की डेथ हो गई थी, तब उस चीज़ के लिए लॉर्ड लाइटन ने पैसे खर्च नहीं किए थे। ठीक है, फिर दूसरा एक्ट है, ये कुछ कॉलोनियल पॉलिसीज हैं। फिर दूसरा एक्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब का? 1878 का। ठीक है, 1878 में कौन सा एक्ट बनाया गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसमें इन्होंने क्या किया? नॉट टू पब्लिश अगेंस्ट गवर्नमेंट एक्ट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि जो भी न्यूज़पेपर हैं उसमें ऐसी चीज़ें ना लिखी जाए कि जिससे लोग क्या हो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाएं। ठीक है, मतलब उन्होंने ये पहले तो ये कहा कि जो भी लोकल न्यूज़पेपर हैं उसको बंद कर दिया जाए। अगर लोकल न्यूज़पेपर चल रहे हैं, ठीक है, मतलब उसमें इंडिया के लोग ही उस पर छपाई कर रहे हैं या जो भी, तो उस पर ऐसी चीज़ें ना लिखी जाएं जो गवर्नमेंट की, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन थी? ब्रिटिशर्स ही थे, तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ उसमें कुछ भी लिखा जाए। ठीक है, इस चीज़ के लिए इन्होंने एक्ट बनाया था कि कोई भी इंसान न्यूज़पेपर में ये पब्लिश नहीं कर सकता है कि गवर्नमेंट बेकार है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कुछ लिखा जाए। ठीक है, इससे क्या होगा? अगर लिख देंगे तो जो लोग मतलब
हर जगह कहीं पर मान लीजिए ब्रिटिशर्स ने कुछ गलत किया, ठीक है, गलत तो सब जगह करते थे, मान लीजिए कहीं पर एक जगह हो गया। अब अगर ऐसा कुछ नहीं है कि सारे लोगों को पता चल सके, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हाँ वहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने उन लोगों के साथ क्या किया, ठीक है। और न्यूज़पेपर में अगर ये चीज़ें लिख दी गई, न्यूज़पेपर के थ्रू हर जगह बातें जाती थी, और अगर ये लिख दिया गया, ये पब्लिश कर दिया गया कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लोगों के साथ ऐसा गलत किया है, तो उससे क्या होगा, सारे लोग, इंडिया के लोग भड़क जाएंगे और सब ब्रिटिशर्स के खिलाफ में जाने लगेंगे, यहाँ से इंडिया से भगाने में लग जाएंगे। इस वजह से इन्होंने ये एक्ट दिया कि ऐसी चीज़ें ना लिखी जाए कि जिससे लोग क्या हो, अगेंस्ट में चले जाएं गवर्नमेंट के, ठीक है। कौन सा एक्ट? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्लियर हुआ? फिर है एक्ट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस। प्रेस में कोई फ्रीडम नहीं दी गई थी, उन्होंने मतलब फ्रीडम मतलब उन्हें ये फ्री नहीं किया था कि तुम जो मन चाहे वो चीज़ें न्यूज़पेपर में लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आया। इस चीज़ पर इन्होंने पाबंदी लगा दी थी, रोक लगा दी थी कि तुम जो चाहे वो चीज़ें न्यूज़पेपर में, प्रेस में नहीं छाप सकते हो, ठीक है। फिर है एक्ट वॉज एबॉलिश्ड बाय लॉर्ड रायपन इन 1881। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ, लेकिन फिर लॉर्ड रायपन ने, और ये एक्ट पास कौन किया था? लॉर्ड लाइटन ने, ठीक है। फिर 1881 में लॉर्ड रायपन ने इस चीज़ को, मीन्स वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बंद करा दिया कि ऐसा नहीं होगा कि मतलब फ्रीडम उनसे छीनी नहीं जाएगी, ठीक है। तो इस एक्ट को लॉर्ड रायपन ने बंद कर दिया, कब? 1881 में। फिर दूसरा एक्ट है, दूसरी पॉलिसी है इंडियन आर्म्स एक्ट। इंडियन आर्म्स एक्ट कब का? 1879 का। इसमें है एनी आर्म्स विदाउट लाइसेंस। ब्रिटिशर्स अगर चाहे तो वो कोई भी वेपन्स को, कोई भी आर्म्स को रख सकते थे, ठीक है। किसी भी तरह की पिस्टल है, गन है, वो सब चीज़ें, राइफल्स हैं, ये सब चीज़ें ब्रिटिशर्स रख सकते थे, लेकिन इंडियंस बिना लाइसेंस के उसे रख नहीं सकते थे, ठीक है। इंडिया के लोग बिना लाइसेंस के वेपन्स को अपने पास नहीं रख सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उसे क्रिमिनल माना जाएगा, समझ में आया। फिर है लॉर्ड लाइटन reduced the age limit for admission to the Indian Civil Service exam from 21 year to 19 year। लॉर्ड लाइटन ने और क्या कर दिया, जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी, ठीक है, उसके एग्जामिनेशन में 21 ईयर्स की एज लिमिट पहले थी, ठीक है। लॉर्ड लाइटन के टाइम पे पहले कौन सी एज थी? 29 ईयर्स थी, लेकिन लॉर्ड लाइटन ने क्या कर दिया, 21 से कम करके 19 ईयर्स कर दिया, 19 ईयर्स कर दिए। अब इससे क्या होगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, इससे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हुआ, जिससे भी इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा इस पर, लॉर्ड लाइटन के इस जो इन्होंने अनाउंस किया था, इस चीज़ पर भड़के थे, ठीक है, समझ में आया। लॉर्ड लाइटन ने क्या किया, इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में 21 ईयर्स की एज से 19 ईयर्स कर दी कि 19 ईयर्स तक 19 ईयर्स से ऊपर के लोग जितने भी हैं वो सब इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इल्बर्ट बिल इन 1883। इल्बर्ट बिल किनका नाम है? ये आदमी का नाम है, ठीक है, ब्रिटिशर्स ही थे। 1883 में इन्होंने ये कहा कि जो भी चीज़ें हैं, अगर ब्रिटिश गलत कर रहे हैं तो उस चीज़ में इंडिया का मजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मीन्स उस पर इंडिया के लोग भी उस पर सज़ा सुना सकते हैं, या जो भी न्याय है वो इंडिया भी दे सकते हैं। उस मैटर को सॉल्व करने में इंडियंस भी शामिल होने चाहिए, ठीक है। जैसे कोर्ट है तो उसमें
ऐसा कैसे होता था कि अगर इंडियंस गलत कर रहे हैं तो उस पर कौन, मतलब जो इंडियंस हैं अगर, तो उस पर ब्रिटिश ही उन्हें सज़ा देते थे, जो भी पनिशमेंट देना रहता था वो ब्रिटिशर्स ही देते थे, उनके केस को सुनते थे, ठीक है। लेकिन अगर ब्रिटिशर्स कर रहे हैं तो सिर्फ ब्रिटिश ही करते थे, अगर किसी ब्रिटिशर ने कुछ गलत किया तो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ही उस पर इन्वॉल्व होते थे, इंडिया के लोगों को इन्वॉल्व उसमें नहीं होने देते थे, ठीक है। और जब इंडिया के लोग थे तो उसमें ब्रिटिशर्स भी इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो इल्बर्ट बिल ने कहा 1883 में कि अगर ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, कोई भी चीज़ गलत कर रहे हैं, तो उस पर इंडिया के लोग भी उस पर जज कर सकते हैं, जैसे कोर्ट हैं, जैसे लॉयर होते हैं, तो वैसे इंडिया के लॉयर भी इस पर केस को सुन सकते हैं और इस पर पनिशमेंट कुछ दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर लॉर्ड राइपन ने इस चीज़ को मना कर दिया। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स मतलब समाज को सुधारने के लिए कुछ मूवमेंट्स बनाए गए, ठीक है। कौन कौन थे? जैसे राजा राम मोहन रॉय, बहुत से सोशल रिफॉर्मर थे। उसमें देखते हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में। राजा राम मोहन रॉय एक सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता था। राजा राम मोहन रॉय को क्या कहा जाता था? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। फिर है फाउंडर ऑफ ब्रह्मो सभा। इन्होंने क्या फाउंड किया? ब्रह्मो सभा, ठीक है, जिसे बाद में नाम दे दिया गया ब्रह्मो समाज, ठीक है। सभा मीन्स समाज, लोगों का ग्रुप क्या बना है? ब्रह्मो सभा, जिसका नाम क्या हो गया बाद में? ब्रह्मो समाज। फाउंडर कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। कंडेम्ड पॉलीथेइज्म एंड आइडल वर्शिप एंड प्रोपोगेट मोनोथेइज्म। राजा राम मोहन रॉय ने क्या कहा? किस चीज़, मतलब इन्होंने ये कहा कि पॉलीथेइज्म और आइडियल वर्शिप को मत करिए, मीन्स मूर्ति पूजा मत करिए, और एक से ज़्यादा भगवान को मत मानिए, ठीक है। इन्होंने ये कहा ब्रह्मो समाज से, ब्रह्मो सभा से, कि एक से ज़्यादा भगवान को, एक से ज़्यादा गॉड को नहीं मानिए, और आइडल वर्शिप मीन्स जो मूर्ति पूजा है उसको मत करिए, ठीक है। प्रोपोगेट मोनोथेइज्म। प्रोपोगेट मोनोथेइज्म मतलब कि सिर्फ किसे मानिए? सिर्फ एक ही भगवान को मानिए, सिर्फ एक ही गॉड को मानिए, ठीक है। एक से ज़्यादा भगवान को मत मानिए, आइडियल वर्शिप मत करिए, सिर्फ किसे मानिए? सिर्फ और सिर्फ एक भगवान को मानिए, एक गॉड को मानिए। वही क्या है? मोनोथेइज्म। और एक से ज़्यादा पॉलीथेइज्म, ठीक है। सोशियो रिलीजियस में राजा राम मोहन रॉय ने एबॉलिश सती एंड चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज को और सती सिस्टम को बंद कराने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए, मीन्स उन्होंने गवर्नमेंट जो थी ब्रिटिशर्स की ही गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिशर्स से कहते थे गवर्नमेंट से कि सती सिस्टम को बंद कर दीजिए और चाइल्ड मैरिज को भी बंद कर दीजिए, ठीक है। By his efforts, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग passed a law। सती सिस्टम क्या था? सती सिस्टम जैसे किसी मतलब हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड की डेथ हो गई तो हस्बैंड के साथ ही जो वाइफ थी उसकी, उसे भी साथ में ही जला दिया जाता था, ठीक है। ये सती सिस्टम था। और चाइल्ड मैरिज मीन्स जब बच्चे बहुत छोटे होते थे उस टाइम पे ही शादियां कर दी जाती थी, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय ने कहा कि ये चीज़ों को बंद करा दीजिए। बहुत ज़्यादा कोशिश की उस चीज़ पर। फिर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, ठीक है, ये भी ब्रिटिशर्स ही थे, विलियम बेंटिंग ने लॉ पास किया कि अब से सती सिस्टम नहीं होगा, मीन सती सिस्टम ख़त्म करते हैं और चाइल्ड मैरिज भी ख़त्म करते हैं, ठीक है। और जो भी ऐसा करेगा उसे पनिश किया जाएगा। समझ में आया?
एक लॉ बना दिए कि सती सिस्टम नहीं होगी अब से और चाइल्ड मैरिज भी अब से नहीं होगी। ठीक है, कौन बंद किए? विलियम बेंटिंग, जो गवर्नर जनरल थे। समझ में आया? फिर है राजा राम मोहन रॉय ने इंट्रोड्यूस किया किस चीज़ को? इंग्लिश एजुकेशन को और साइंस को। इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को फैलाए और साइंस के बारे में भी लोगों को बताते थे। ठीक है, इंडिया के लोगों को इंग्लिश जो एजुकेशन थी उसके बारे में भी बताते थे और जो साइंस है उसके बारे में भी लोगों को बताते थे। इक्वल राइट्स, और इन्होंने क्या किया? इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, कि वुमेन को भी इक्वल राइट्स मिलेंगे जो राइट्स मैन को मिल रहे हैं। ठीक है, जो राइट मैन को मिल रहे हैं वो राइट वुमेन्स को भी मिलेंगे। राइट ऑफ विडोज टू मैरी, मतलब कि जो विधवा है उनकी फिर से शादी हो सके। ठीक है, रीमैरी, मतलब ये है कि एक राइट बनाए कि जो विधवा है, जो औरतें विधवा है, विडोज हैं, वो वापस से शादी कर सकती है, मीन्स फिर से शादी कर सकती हैं। समझ में आया? और है राइट ऑफ वुमेन टू प्रॉपर्टी, मतलब जो राइट मेंस के पास थे प्रॉपर्टी के लिए, सेम वही राइट होने चाहिए किनके पास? वुमेन्स के पास। ठीक है, कि वुमेन को भी प्रॉपर्टी पर हिस्सा होना चाहिए, उन्हें भी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। समझ में आया? ये नोट कर लीजिए इसे। हम दूसरे रिफॉर्मर को देख। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर। राजा राम मोहन रॉय वॉज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस एंड प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। रविंद्रनाथ टैगोर कहे कि राजा राम मोहन रॉय क्या हैं? फादर हैं किस चीज़ के? इंडियन रेनेसा के। फादर ऑफ राजा राम मोहन रॉय वॉज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा एंड प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन रेनेसा मीन्स इंडिया में जो इंडिया है उसको और डेवलप करने में किनका हाथ था? राजा राम मोहन रॉय का। इसलिए ने कहा है फादर किसका? इंडिया रेनेसा का। ठीक है, और प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, प्रॉफिट मीन्स जैसे भगवान कहते हैं तो वैसे ही कहे कि इंडियन नेशनलिज्म की ये क्या है? ये भगवान है। ठीक है, इन्होंने ही सती सिस्टम को बंद करवाए, चाइल्ड मैरिज को बंद करवाए, विडो को रीमैरी के लिए राइट दिए, कास्ट सिस्टम हटवाए, ये सब चीज़ें किए। इस वजह से इन्हें कहा गया प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, कि ये सब चीज़ें ख़त्म होगी, सब लोग अपने राइट के लिए लड़ेंगे तो फॉरेनर्स क्या होंगे? कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले भी क्या है? ये एक सोशल रिफॉर्मर है। फॉर्म्ड सत्यशोधक समाज ऑन 24 सितंबर 1873। राजा राम मोहन रॉय कौन सा समाज बनाए? ब्रह्मो समाज। ज्योतिबा फूले इन्होंने बनाया कौन सा? सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज को बनाए हैं 24 सितंबर 1873 में। प्रिवेंट एक्सप्लोटेशन बाय ब्राह्मण्स टू शूद्रास। ये क्या किए? जो लोग मतलब जैसे शूद्र थे, ये शूद्र क्या है? लोअर कास्ट है, और ब्राह्मण अपर कास्ट है। तो ब्राह्मण्स क्या करते थे? शूद्र को परेशान करते थे, उनका एक्सप्लोटेशन करते थे। ठीक है, शोषण करते थे। तो इस चीज़ों को बंद किए कौन? ज्योतिबा फूले। समझ में आया? फिर सोसाइटी कुड नॉट प्रोग्रेस विदाउट एजुकेशन, और इन्होंने कहा कि सबको, चाहे वो अपर कास्ट के हों चाहे लोअर कास्ट के हों, उन्हें एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। बिना एजुकेशन के सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर सकती है। ठीक है, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज का मतलब है कि जो समाज है, ये सोसाइटी है, ये किसकी है? ट्रुथ की है। समझ में आया? जितने लोग ट्रुथ को चाहते हैं वो उसकी ये सोसाइटी है। ठीक है, उसका ग्रुप है ट्रुथ की। जो जितने लोग ट्रुथ को चाहते हैं, जो ट्रुथ बोलते हैं, सच बोलते हैं, सच सुनते हैं, तो उसी का ग्रुप है
क्या, सत्यशोधक समाज। फिर है सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले कौन है? ज्योतिबा फूले की वाइफ है। समझ में आया? ज्योतिबा फूले की वाइफ कौन है? सावित्रीबाई फूले। वेयर द पायनियर्स वर द पायनियर्स ऑफ वुमेन एजुकेशन इन महाराष्ट्र। सावित्रीबाई फूले कौन है? ये पायनियर्स हैं, मीन्स लीडर हैं, लीडर है वुमेन्स एजुकेशन की। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में वुमेन को एजुकेट करने की लीडर कौन है? सावित्रीबाई फूले। ठीक है। अपलिफ्ट ऑफ दी दलित्स। दलित्स भी क्या है? ये लोअर कास्ट के लोग हैं, तो इन्हें भी अपलिफ्ट किया गया, मीन्स इन्हें भी ऊपर उठाया, जिससे जैसे जितने भी लोग थे अपर कास्ट के लोग एजुकेशन मिल रही थी, सेम वैसे ही इन्हें भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। जो राइट्स अपर कास्ट के लोगों को मिल रही है वो राइट्स इन्हें भी मिलनी चाहिए। ठीक है। तो जितने राइट्स अपर कास्ट के लोग को मिल रहे थे वो राइट्स दलित के लोगों के लिए भी दिया जा रहा था। ठीक है, समझ में आया? इतना नोट कर लीजिए इसे। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ द प्रेस। इससे पहले ज्योतिबा फूले भी सती सिस्टम के खिलाफ थे, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे, और ये भी विडो रीमैरिज को करवाते थे। इन्होंने भी अलाउ किया कि विडोज रीमैरिज कर सकती हैं। ठीक है। फिर देखते हैं अब रोल ऑफ द प्रेस। प्रेस का क्या रोल था नेशनलिज्म में? कुछ न्यूज़पेपर थे जैसे इंडियन मिरर, द बंगाली, द पायनियर, अमृत बाजार पत्रिका, बॉम्बे क्रॉनिकल, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू। ये कुछ न्यूज़पेपर्स थे जो उस टाइम पे थे। दादा भाई नारोजी की न्यूज़पेपर कौन सी थी? रस्त गोफ्तर दादा भाई नारोजी के न्यूज़पेपर थे। किस लैंग्वेज थे? गुजराती लैंग्वेज में थी। राजा राम मोहन रॉय की संबद्ध कौमुदी थी। ये बंगाली वीकली न्यूज़पेपर था और पब्लिश कहाँ पर होता था? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में ये बनता था। ये कैसा न्यूज़पेपर था? बंगाली वीकली न्यूज़पेपर था। ठीक है, किनका? राजा राम मोहन रॉय का संबद्ध कौमुदी। समझ में आया? इससे क्या हुआ? ये न्यूज़पेपर जब लोगों तक पहुंचते थे, ठीक है, ओन लैंग्वेज में रहते थे, लोकल लैंग्वेज में, गुजरात में तो गुजराती लैंग्वेज में, बंगाल में बंगाली लैंग्वेज में, तो जिस लोकल लैंग्वेज में था मिल रहा था न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, तो उससे लोग क्या हो रहे थे? जागरूक हो रहे थे कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, नेशनलिज्म, उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना और ज़्यादा अवेक हो रही थी। सारे मतलब कि न्यूज़पेपर में ये भी बता दिया जाता था कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ कैसे क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें गलत हैं और क्या चीज़ें सही होनी चाहिए। तो जब ये लोग दूसरे लोगों तक पहुंचता था ये ओपिनियन, तब लोग भी क्या हुए? जागरूक हुए कि हमें भी क्या करना है? नेशनलिज्म के मतलब नेशनलिज्म की लाइन पर जाना है। हमें अपने कंट्री का इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, जो फॉरेनर्स रूल कर रहे हैं हमारे इंडिया में, उन्हें हटाना है। ठीक है, इससे क्या हुआ? सब लोग के अंदर ये भावना आई, किस चीज़ की? नेशनलिज्म की। समझ में आया? इससे सब लोग इकट्ठा भी हो रहे थे कि हम एक साथ मिलकर फॉरेनर्स को बाहर करेंगे। समझ में आया? ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।